हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुराग। वेलकम बैक टू द चैनल। इंडो कंपेयर में आप सभी का बिल्कुल स्वागत है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है आप इस वीडियो का इंतज़ार काफ़ी टाइम से कर रहे थे। और ये वीडियो लाने में मैंने थोड़ा टाइम ज़रूर लगा दिया, क्योंकि मैं बिज़ी था। हाँ, ये एक एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते इन चीज़ों को, लेकिन आई एम रियली सॉरी। और आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा स्पेशलाइजेशंस को लेके। बैंक्स में जो भी वर्टिकल्स होते हैं, जिनके इंटरव्यूज़ के लिए आपके कैंपस में लोग आते हैं, मणिपाल में हो आप, चाहे आप एमिटी यूनिवर्सिटी में हो। सो वन बाय वन सारे चीज़ों को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल डीप में नहीं जाऊँगा, ताकि कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट ना हो सके और वीडियो भी ज़्यादा लंबी और बोरिंग ना बने। ठीक है। सो और हाँ, एक और चीज़, क्योंकि मैं ये वीडियो बिल्कुल एक फ़्लो में बनाता हूँ, विदाउट एनी एडिटिंग, विदाउट एनी कटिंग। सो मेरे बोलने में अगर कोई वर्ड्स इधर उधर हो जाए तो उसके लिए भी सॉरी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो वर्टिकल मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है क्रेडिट। सो क्रेडिट डिपार्टमेंट एक वर्टिकल है बैंक का, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में बोलेंगे लोन डिपार्टमेंट। ठीक है। जो कि लोन से रिलेटेड सारे वर्क करता है। जी हाँ, क्रेडिट जो है वो लोन से रिलेटेड होता है। सो क्रेडिट में क्या होता है कि कई सब डिविजन्स होते हैं, जैसे कमर्शियल व्हीकल लोन, टू व्हीलर लोन्स, होम लोन, पर्सनल लोन। ठीक है। ये सारे लोन्स के डिपार्टमेंट होते हैं। ये काइंड ऑफ क्रेडिट लोन डिपार्टमेंट में सब डिविजन्स हो गए। अब क्रेडिट डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, अगर आप सपोज सेलेक्ट हो जाते हैं क्रेडिट डिपार्टमेंट में, सो बेसिकली आप जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका वेरिफिकेशन करेंगे कि इनको लोन दिया जाना चाहिए, अप्रूवल मिलनी चाहिए या नहीं। ठीक है। इसमें बैंक का कोई लॉस तो नहीं। क्या जो सामने वाला बंदा है जिसने लोन के लिए अप्लाई किया है, अ, वो इंडिविजुअल है, तो आप उसकी क्रेडिट जो रेटिंग होती है, क्रेडिट स्कोर आप देखेंगे। ठीक है। क्या उसको वो टाइमली अपने प्रीवियस लोन चुका चुका है या नहीं, उसके ऊपर पहले से कोई लोन है या नहीं। सो काफ़ी चीज़ें होती हैं। और अगर आप कमर्शियल व्हीकल के लिए अप्लाई करते हैं, तो जैसे कोई कंपनी है, उसको जेसीबी चाहिए। ठीक है। ये कमर्शियल लोन में आएगा, कमर्शियल व्हीकल लोन में। सो आप पहले कंपनी के बैलेंस शीट चेक करोगे कि कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है, कंपनी लोन जो ले रही है वो चुका पाएगी या नहीं, कहीं वो एनपीए तो नहीं बन जाएगा, बैंक को लॉस तो नहीं होगा। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्रेडिट डिपार्टमेंट में आप सेलेक्ट होने के बाद करेंगे। और आपको डायरेक्टली बिल्कुल एकदम नहीं दे देंगे कि हाँ आप, क्योंकि आप अभी सीख ही रहे हो, तो छोटे छोटी चीज़ों से आपको स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो क्रेडिट में जो सब डिविजन्स मैंने आपको बताया वो है कमर्शियल व्हीकल लोन, टू व्हीलर या फोर व्हीलर व्हीकल लोन, होम लोन, पर्सनल लोन। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। कुछ और भी डिविजन्स होते हैं लोन क्रेडिट में। सो अभी तक के लिए आप इतना ही जानिए कि क्रेडिट में अगर आप जाते हैं तो आप लोन से रिलेटेड, लोन अप्रूवल से रिलेटेड चीज़ों को हैंडल करेंगे। ये सिलेक्ट होने के बाद आपको जनरली क्रेडिट ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। सो थोड़ा कूल साउंड करता है क्रेडिट ऑफिसर। और चलिए नेक्स्ट वर्टिकल पे चलते हैं, जो कि आपके कैंपस में आएंगे। उनका नाम है आरएम। सो आरएम क्या है? रिलेशनशिप मैनेजर। रिलेशनशिप मैनेजर, और इसको हम सेल्स मैनेजर भी कहते हैं। रिलेशनशिप मैनेजर की क्या खासियत है? इसमें बिल्कुल भी ऑपरेशन नहीं है, ये पूरा सेल्स है। सेल्स मतलब क्या, आपको जा के बेचना है क्या? जा के बेचना है ऐसा मतलब रोड पे नहीं है, बट आपको, जैसे कि क्रेडिट में मैंने आपको बताया था, कमर्शियल व्हीकल लोन, टू व्हीलर लोन्स, होम लोन, पर्सनल लोन, उसी तरीके से आरएम भी इन सारे लोन से रिलेटेड वर्क करता है। ठीक है। सेल्स, हाँ। आरएम जो होता है उनको भी कुछ म्यूचुअल फंड, एलआईजीआई के कुछ टारगेट्स दिए जाते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है। तो उसकी टेंशन आपको ज़्यादा नहीं होगी। और सेल्स मैनेजर या आरएम का अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो उसमें भी बहुत सारे सब डिविजन्स होते हैं, जैसे होम लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन। सो अगर सपोज़ आप व्हीकल टू व्हीलर्स के लिए या फोर व्हीलर्स के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको क्या करना होता है कि अ, जितने भी रिटेलर्स होते हैं ना, उन सब के साथ आपको मीटिंग करनी होती है।
आपके अंडर में आप रिलेशनशिप मैनेजर होंगे, सेल्स मैनेजर, तो आपके अंडर में कुछ 2-3 सेल्स बॉय होंगे जो कि आपके लिए काम करेंगे। उन्हें आप आरओ बोलते हैं, रिलेशनशिप ऑफिसर्स। सो वो आपके लिए वर्क करेंगे और आपको कई सारे ब्रांचेस में विज़िट करना होता है। आपको वहाँ से कुछ फ़ाइलें उठानी होती हैं, लोन सैंक्शन कराने के लिए क्रेडिट डिपार्टमेंट में भेजना पड़ता है। सो कुल मिला के बात यह है कि रिलेशनशिप मैनेजर या सेल्स मैनेजर में आप जाते हैं तो आप बिल्कुल ही सेल्स प्रोफाइल में होंगे। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलेगा, कहीं आप ट्रैवल करते हो, रूम लेते हो तो उसको भी आप रिम्बर्समेंट करा सकते हो, और डिफरेंट कुछ अलाउंसेस मिल जाते हैं जो कि आपकी सैलरी के ऊपर होती है। बट हाँ, इसके प्रूफ आपको देने पड़ेंगे, तभी ये सब आप अवील कर सकते हो। तो नेक्स्ट वर्टिकल की तरफ चलते हैं जो कि है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में क्या होता है? हालांकि आने वाले अभी सारे जो टॉपिक वर्टिकल्स होंगे वो भी ऑपरेशंस के अंडर आएंगे, बट वर्टिकल बहुत, ये ऑपरेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल ही सरकारी नौकरी टाइप हो जाता है। इसमें आपको कोई सेल्स नहीं है, कोई टारगेट वाला कोई प्रेशर नहीं होता है, बट हाँ, जो वर्कलोड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ऑपरेशंस में आपको ट्रेजरी डिपार्टमेंट मिल सकता है, तो आप ट्रेजरी से रिलेटेड सारे वर्क करोगे ऑपरेशंस को, ठीक है। इसमें कोई सेल्स वगैरह नहीं है। और नेक्स्ट एक और वर्टिकल आता है, मेरे अभी दिमाग में आ रहा है, जो कि कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग के अंडर आता है। इसमें आप कंपनीज़ जो होती हैं ना, उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए अप्रूवल देते हो। जैसे अभी हमने क्रेडिट के लिए बोला था कि किसी कंपनी का बैलेंस शीट चेक करते हैं, सो सेम उसी तरीके के अगर कोई कंपनी आपके पास, सपोज़ रिलायंस आती है, रिलायंस ने कहा कि मुझे लोन चाहिए, सो आप लोन के लिए पहले रिलायंस की बैलेंस शीट चेक करोगे, पुराने लोन्स देखोगे, किस और बैंक से लिया है, उनसे अप्रूवल लोगे। सो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप चेक करोगे, वो आता है कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग, जिसको हम CWB में भी बोलते हैं। सो हाँ, ये सब कुछ चीज़ें, ये भी अच्छा है, ये आप फॉरेन बैंक्स में भी एक एक्सपीरियंस अच्छा काउंट होता है इसका। सो आप ये चूज़ कर सकते हो। और अभी तक का सबसे बेस्ट मेरे को लगता है क्रेडिट। तो काफ़ी चिल जॉब है, रिस्पेक्टेड भी है और अच्छा है। सारे ऑपरेशन, सारे वर्टिकल्स ठीक है, बट मैं पर्सनली क्रेडिट को सिलेक्ट करना चाहूँगा। और हाँ, नेक्स्ट वर्टिकल्स की तरफ चलता है। नेक्स्ट आता है ट्रेड फाइनेंस। ट्रेड फाइनेंस क्या होता है, कई लोगों को नहीं पता होगा ट्रेड फाइनेंस क्या होता है। सो सपोज़ आप किसी फॉरेन की कंट्री से अपना कोई गुड्स मंगाते हो, कोई सामान चाहिए आपको, या कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो दूसरी कंट्री के किसी कंपनी पे आपको भरोसा नहीं है कि वो मेरे पैसे, मैं अभी इधर से सामान तो दे दे रहा हूँ, लेकिन क्या वो मेरे पैसे दे पाएगा। सो ये सब डाउट होता है। तो नॉन फंड जो बेस्ड फैसिलिटीज़ होती है बैंक की, वो मोस्टली ट्रेड फाइनेंस में आती है, जिसमें हम बैंक गारंटी इशू करते हैं, और कई नॉन फंड बेस्ड हम लोग जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ट्रेड फाइनेंस अभी आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपका बिल्कुल भी फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। बस इतना बता दूँगा कि हाँ, ये भी जो है ऑपरेशन वर्क है, इसमें कोई आपको सेल्स नहीं होगा। और जो वैकेंसीज़ आती है वो मोस्टली बोला जाता है, इसका नाम रखा जाता है ट्रेड फाइनेंस डेटा एंट्री। सो डेटा एंट्री वर्ड सुन के आप डर मत जाना, और कि आपको सिर्फ नॉर्मल 10-15 हज़ार वाले वो जो लोग करते हैं डेटा एंट्री, बैठ के वही करना है, कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। इसका डेटा एंट्री के लिए आपको बिल्कुल ट्रेड फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए बिल क्या होता है, बिल बाइंग क्या होता है, बिल सेलिंग क्या होता है, ठीक है। और ये सब फॉरेक्स से रिलेटेड भी आता है। सो हाँ, थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको इन सब के बारे में, जो कि मणिपाल आपको सिखा देगा या आपकी MIT यूनिवर्सिटी आपको सिखा देगी। और लास्ट हम लोग बढ़ेंगे जो बैक एंड प्रोसेस होता है, वर्टिकल्स, जैसे कई आपको आएंगे डिपार्टमेंट के नाम है, जैसे CLH और RTS, ठीक है। CLH मतलब सेंट्रल लाइबिलिटी हब। अब सेंट्रल लाइबिलिटी हब या RTS, इन सब का काम क्या होता है? ये सब जो SR रेज होते हैं ना बैंक में, यानी सर्विस रिक्वेस्ट। अब ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज़ आपको अपना अकाउंट जो है वो फ्रीज़ कराना है, या अपने अकाउंट को
क्लोज़ कराना है, ठीक है। सो आप अपने नियरेस्ट ब्रांच में जाओगे, होम ब्रांच में जाओगे या नियरेस्ट ब्रांच में जाओगे, वहाँ पे जाके बोलोगे कि हाँ भाई मुझे अपना जो अकाउंट है वो क्लोज़ कराना है। सो अकाउंट क्लोज़ कराने के लिए जो ब्रांच है वो नेसेसरी एक्शंस लेगी, एसआर रेस करेगी अपने एंड से। एसआर होता है सर्विस रिक्वेस्ट। वो सर्विस रिक्वेस्ट अब बैकएंड में आता है जो कि हैदराबाद, मुंबई और नोएडा में है, ठीक है। सो बेसिकली जो CLH है वो मेरे ख्याल से हैदराबाद, मुंबई में है। और अब इसमें क्या होता है, CLH वालों के पास सर्विस रिक्वेस्ट आता है, सर्विस रिक्वेस्ट के बाद बाकी का जो फंक्शंस होता है वो CLH हैंडल करती है, ठीक है। तो आपको थोड़ा आइडिया आ रहा होगा कि बैंक कैसे फंक्शन करता है। जो ब्रांच होते हैं वो अपने एंड से कुछ नहीं कर पाते, वो सिर्फ सर्विस रिक्वेस्ट देते हैं। जो बैक एंड में बंदे होते हैं वो स्क्रूटनी करते हैं, चेक करते हैं और फिर प्रोसेस करते हैं, ठीक है। सो एक और दो और डिपार्टमेंट के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जिनका नाम है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और COBC। COBC इज़ कॉर्पोरेट ऑनबोर्डिंग सेंटर। अब CPU और COBC में क्या डिफरेंस है, दोनों ही स्क्रूटनी करती हैं। जैसे आप कासा, CPU में मोस्टली इन्वॉल्व होता है कासा, ठीक है, FD, RD और सोल प्रॉपर्टरशिप्स जो होते हैं, ट्रस्ट, ये सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। COBC में मेजरली हम लोग गवर्नमेंट अकाउंट्स और जैसे कोई स्कीम लॉन्च होती है ना गवर्नमेंट की, पंचायत वालों को फंडिंग देना होता है तो उनके लिए उनको अकाउंट्स ओपन कराने होते हैं, वो सारे अकाउंट्स जो होते हैं वो COBC में जाते हैं। सो बेसिकली COBC एंड CPU भी स्क्रूटनी में इन्वॉल्व होती है, करेंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट के, ठीक है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो स्क्रूटनी करते हैं सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट के। और हाँ, COBC जो है वो थोड़ा एडवांस लेवल है CPU का, क्योंकि इसमें कॉर्पोरेट से रिलेटेड वर्क होता है, यानी कंपनी, पार्टनरशिप, गवर्नमेंट, होलसेल बैंकिंग के अंडर आता है, और CPU जो है वो रिटेल बैंकिंग के अंडर आता है, ठीक है। बस यही सारी चीज़ें हैं। अब इनके बेनिफिट्स बता देता हूँ और इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी बता देता हूँ, आपको पता होना चाहिए, वरना बाद में मेरे सर पे चढ़ोगे कि अनुराग कुछ भी बता दिया, हमने ज्वाइन कर लिया। सो ये सारा फैसला बिल्कुल आपका होना चाहिए, मैं बस एक गाइड की तरह आपको हेल्प कर सकता हूँ कि इसको ज्वाइन करने के बाद आपके फ़ायदे क्या होंगे और नुकसान क्या होगा। तो हर कोई पहले फ़ायदा सुनना चाहता है, तो फ़ायदे की बात कर लेते हैं। तो इसमें फ़ायदा ये है कि आपको कोई भी सेल्स का टारगेट नहीं होगा, कोई सेल्स का प्रेशर नहीं होगा, आपको कहीं ब्रांच अपने ऑफिस से बाहर नहीं जाना, ठीक है। आपको पब्लिक डीलिंग नहीं करनी है जो कस्टमर सर पे चढ़ जाते हैं, ठीक है, ये सब नहीं है इधर पे। और ठीक है, बस ये सब इसका जो बेनिफिट मैं बोलूँगा। हाँ, थोड़ा चिल इन्वायरमेंट रहता है कि थोड़ा यार सेल्स का प्रेशर नहीं है, तो हाँ थोड़ा खुश खुश रहोगे। और बस यही कुछ फ़ायदे हैं। सैलरी वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं होता है, सैलरी बिल्कुल सेम होती है, कोई इंसेंटिव्स नहीं होता। सेल्स में होते हैं जो बंदे वो थोड़ा उनको मिल जाता है, जैसे RM वगैरह का मैंने बताया था, अलाउंसेस मिलता है। तो ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कि ड्रॉबैक्स क्या हैं, क्या इसके घाटे क्या हैं, अगर हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारा लॉस क्या होगा। फर्स्ट थिंग, क्योंकि इसमें सेल्स नहीं है, ठीक है, ये लॉस है। लॉस क्यों है, क्योंकि आप बैंक को डायरेक्टली बिज़नेस क्रिएट करके नहीं दे रहे हो ना, अब जो पुराने कस्टमर्स हैं या ऑलरेडी कस्टमर्स हैं उनको ही सिर्फ आप हेल्प कर रहे हो, एक तरीके से हेल्प कर रहे हो क्योंकि ऑन बोर्डिंग में नए कस्टमर्स को, बट बैंक इसको बिल्कुल कंसिडर नहीं करता है कि आप बिज़नेस क्रिएट करके दे रहे हो। सो ड्रॉबैक ये होगा कि आपके प्रमोशंस जो होते हैं वो थोड़ा स्लो होता है इन कंपेयर टू दोज हु आर वर्किंग इन ब्रांच। Alright, so if you are CSO, chances are very much that you become DM within 2 years or after 2 years. But if you are working in backend, chances are very less, I guess, very less that you will get promoted within 2 years. Okay, so minimum 2 years it will take. नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बोलना चाहूँगा, इसका ड्रॉबैक ये है, ब्रांच वाले थोड़े ज़्यादा पार्टी करते हैं यार। हाँ, पार्टीज़ उधर ज़्यादा होती है, वो लोग सेलिब्रेट ज़्यादा अच्छे ढंग से करते हैं। उनका अगर सेल्स के कुछ टारगेट्स पूरे हो जाते हैं वीकली, वो लोग कुछ पार्टी कर लेते हैं, मैंने ऐसा सुना है बहुत। और हाँ, उनके चांसेस होते हैं उनको
फॉरेन कंट्रीज़ में मतलब अच्छा परफॉर्म कर दोगे तो फॉरेन कंट्रीज़ में भी घूमने का मौका मिल जाता है। ट्रिप्स होती हैं कुछ उनके, अच्छा होता है यार। और हाँ, बैकएंड में ये सब नहीं मिलेगा, भूल जाओ। और हाँ, एक और चीज़ जो अभी मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि अगर आप बैकएंड में काम करते हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे वीकेंड्स और हॉलीडेज़ आपको मिलेगा। ना 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 भाई, अगर आप बैकएंड में काम कर रहे हो तो आपको जो आपके सैटरडेज़ हैं वो भी कुर्बान करने पड़ सकते हैं, ठीक है। और सब डिपार्टमेंट का नहीं है, डिपेंड करता है आपका बॉस कैसा है। बट हाँ, चांसेस ज़्यादा हैं कि आपके जो सैटरडेज़ हैं वो जाएंगे, ठीक है। और हॉलीडेज़ भी आपके जो है वो कभी भी बुला के आपसे काम करा सकते हैं। सो ये कुछ, अब क्योंकि जो ब्रांच है वो तो ओपन नहीं हो सकता ना हॉलीडेज़ और वीकेंड्स में, बट हाँ, ये बैक एंड ऑफिस जो होते हैं वो ओपन रहते हैं। सो हाँ, ये लॉस तो है भाई, सेल्स नहीं तो दूसरे टाइप का प्रेशर आपको झेलना पड़ेगा। सो बस इतना ही कुछ है। अगर कोशिश करता हूँ मैंने आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया होगा, अगर नहीं किया, कुछ स्टिल अभी बच गया है, कुछ डाउट्स हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैं आपके सारे लोगों के मैसेजेस पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। सो अगर यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। क्योंकि सब, अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो एक काइंड ऑफ रिलीफ भी मिलता है और मोटिवेशन मिलता है आगे और नेक्स्ट वीडियोस लाने के लिए। सो कमेंट में और भी बता देना मुझे कि और क्या डाउट है, किस पे वीडियो आप चाहते हो। सो मैं इस बार जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, आई प्रॉमिस। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप visiting to this channel. Thank you.